फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अतिया। आज हम डिस्कस करेंगे पीसीओडी के बारे में, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में मोस्टली अगर हम बात करें तो ये यंग पेशेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है और 15 टू 30 इयर्स की एज में ही ये पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आती है। और प्लस अगर हम बात करें तो 73% वुमेन है जो कि सफरिंग कर रही है पीसीओडी के कारण। तो पीसीओडी के कारण ही उनकी इनफर्टिलिटी हो जाती है और इनफर्टिलिटी में बेसिकली होता क्या है, एनोवुलेशन, यानी कि एग्स की फॉर्मेशंस नहीं हो पाती, तो जिस वजह से उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ जाती है। और ये बेसिकली एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के कारण ही प्रॉब्लम आती है। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में होता क्या है कि इस कंडीशंस पे जो ओवरीज होती है उसमें छोटे छोटे सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं। और ओवरीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये ऑर्गन जो होता है वो फीमेल्स में ही पाया जाता है, मेल्स में ये चीज़ नहीं होती। तो देखिए, जो ओवरीज होती है फीमेल्स में दो टाइप्स की ओवरीज होती है, राइट एंड लेफ्ट। और यही जो ओवरीज होती है उन्हीं में एक फेलोपियन ट्यूब्स आती है जो कि यूट्रस के साथ उसको कनेक्ट कर देती है। और यूट्रस यानी कि उसको गर्भाशय के नाम से जानते हैं, यानी कि उसको गर्भ धारण भी कह सकते हैं। उसमें गर्भ धारण यानी मतलब कि इसमें बच्चा स्टे करता है और इसको बच्चेदानी के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम बात करें तो ओवरीज की, और ओवरीज में देखिए कुछ तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो बेसिकली हार्मोन होता है वो मेल्स में हार्मोन होता है और ये फीमेल्स में बहुत ही कम क्वांटिटी में रिलीज होता है, बट रिलीज होता है बहुत कम में। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस चीज़ को बैलेंस करता है। और हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं उन सबका ही एक सेंटर पॉइंट होता है, कहाँ से रिलीज होते हैं, ब्रेन से। और ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि बॉडी के ओवरऑल हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। और उन्हीं हार्मोन्स में एक आ जाता है एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर सेकंड एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और तीसरा आ जाता है जीएनआरएच यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो तीन हार्मोन्स हैं इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों हार्मोन्स के इनबैलेंस यानी कि इरेगुलर होने के कारण पीसीओडी की प्रॉब्लम कैसे होती है। बट पीसीओडी के बारे में बताने से पहले मैं आपको इन तीनों हार्मोन्स का फंक्शन एग्जैक्ट बताऊंगी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी कि नॉर्मली हमारी बॉडी में इसका फंक्शन कैसे प्ले होता है। देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर हम बात करें एफएसएच, तो ये हमारी जो ओवरीज है उसमें फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, यानी कि फॉलिकल्स को बनाता है। और ये फॉलिकल्स जितने बनाएगा, और ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है फीमेल्स में स्टार्टिंग 1 to 28 डेज का साइकिल पीरियड होता है, और फर्स्ट डे से ही एफएसएच हार्मोन जो है वो अपना बॉडी में स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है और बॉडी में हमारे ओवरीज में पर्टिकुलर फॉलिकल्स को बनाना शुरू कर देता है। जब वो फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं तो फॉलिकल्स जब बनने शुरू हो जाते हैं तो वो 14 डेज तक उसका प्रोसेस चलता है। 14 डेज पे आकर जो फॉलिकल्स बने हुए वो रप्चर्ड होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि फॉलिकल्स रप्चर्ड। तो ये जो सारा प्रोसेस है 1 to 14 डेज तक ये एफएसएच ने कंट्रोल किया। और 14 डेज पे जो फॉलिकल्स रप्चर हुए तो रप्चर होने का प्रोसेस कौन करता है, एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और उस टाइम पे एलएच सर्च में चला जाता है, यानी कि हायर क्वांटिटी यानी कि हायर स्टेज में पहुंच जाता है। तो जिससे कि जो फॉलिकल्स है वो रप्चर्ड होना शुरू हो जाता है। जब रप्चर्ड होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब्स में एग्स को भेजना शुरू कर देते हैं, यानी कि जब फॉलिकल्स रप्चर्ड हुए एग्स बनने शुरू हो जाते हैं और वही एग्स फेलोपियन ट्यूब्स से बनते बनते यूट्रस तक आ जाते हैं। जब वो यूट्रस में आ जाते हैं तो बीस की हम लोग जो 14 डेज बोलते हैं कि मिड साइकिल पीरियड जो होता है कि जिस दिन कंसीविंग होने के चांसेस होते हैं, तो उन दिन अगर ये फर्टिलाइजेशन एग्स के साथ होती है तो उस टाइम पे बच्चा होने के चांसेस 99.9% होते हैं। अगर यही कंडीशंस पे अगर एलएच सर्च नहीं हुआ तो वो चीज़ें हमारी एग्स की फॉर्मेशंस नहीं कर पाएगा। जब एग्स की फॉर्मेशंस नहीं हो पाएगी तो कंसीविंग भी नहीं हो पाती और वो कंडीशंस अनओवुलेशंस में चली जाती है। तो इस कंडीशंस पे क्या मैंने बताया कि एफएसएच का लेवल हाई हो जाता है 1 to 14 डेज पे, जिस टाइम पे फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं और फॉलिकल्स को रप्चर कौन करता है, एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और 14 डेज पे एलएच सर्ज होना शुरू हो जाता है। और तीसरा जो हार्मोन था जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो कुछ क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं जितना कि उसकी बॉडी में नॉर्मली उसका फंक्शन होता है। अब हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। ये था हमारे तीनों हार्मोन्स का नॉर्मल कंडीशंस पे बॉडी में स्टिमुलेशंस होना। अब पीसीओडी की कंडीशंस में क्या होता है, पीसीओडी की कंडीशंस में क्या होता है कि जो एफएसएच है यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स अपना 1 to 14 डेज पे अपना प्रॉपर वो फॉलिकल्स बनाएगा। और लेट बी सपोज ये हमारी ओवरीज है। अब ओवरीज के ऊपर क्या है कि फॉलिकल्स बनने शुरू हो गए। अब मल्टीपल पीसीओडी में क्या होता है कि जो फॉलिकल्स बन रहे हैं तो वो साइज में बड़े होने शुरू हो जाएंगे और मल्टीपल्स फॉलिकल्स होने शुरू हो जाएंगे और वही मल्टीपल फॉलिकल्स सिस्ट में फॉर्मेशंस हो जाती है। और इस कंडीशंस में होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज किसको कहते हैं, मल्टीपल फॉलिकुलर सिस्ट।
नॉर्मली जो फॉलिकल्स बन रहे हैं वो प्रॉपर टाइम पे अपना स्टिमुलेट होके और एलिच सर्च जब अपना हाई स्टेज पे आता है तो फॉलिकल्स को रप्चर्ड कर देता है। बट पीसीओडी की कंडीशंस पे क्या होता है कि जो फॉलिकल्स बने हैं वो रप्चर्ड नहीं हो पा रहे। जब रप्चर्ड नहीं हो पा रहे तो वो मल्टीपल फॉर्मेशंस होनी शुरू हो जाएंगे, यानी कि मल्टीपल फॉलिकल्स बन जाएंगे। जब मल्टीपल फॉलिकल्स बन जाएंगे साइज में बड़े होने शुरू हो जाएंगे, साइज में बड़े होंगे तो वो सिस्ट फॉर्मेशंस में कन्वर्टेड हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या रहता है कि जो 14 डेज पे एलएच सर्च यानी कि एलएच हार्मोन बढ़ना चाहिए था वो बढ़ेगा नहीं, वो कम होना शुरू हो जाता है ड्यू टू एनी कॉजेस। कुछ भी हो सकते हैं कि हमारी डाइटरी इंटेक प्रॉपर नहीं है या कुछ हमारे हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस होने के रीजंस कई होते हैं। ओबेसिटी भी होती है, यानी कि मोटापा होने के कारण भी हमारे हार्मोन सिस्टम इम्बैलेंस हो जाते हैं। और भी थायराइड की कंडीशंस हो सकती है, डायबिटिक के कारण प्रॉब्लम आ सकती है, तो जो कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स को इरेगुलर कर देता है। तो हम बात कर रहे थे कि एलएच जो हार्मोन्स है वो काफी कम होना शुरू हो जाता है। तो कम होगा तो फॉलिकल्स रप्चर नहीं होंगे। जब फॉलिकल्स रप्चर नहीं होंगे तो जो ओवरीज में एग्स भी बनेंगे वो एग्स भी फॉर्मेशंस नहीं कर पाती, यानी कि एग्स भी नहीं बन पाते। तो जब एग्स भी नहीं बन पाएंगे तो वही हमारी एनओवुलेशन उसको टर्म बोला जाता है, यानी कि इनफर्टिलिटी। तो उस टाइम पे पेशेंट को पांचपन की कंडीशंस भी हो जाती है कि बच्चा ना होने के चांसेस। तो ये सारी कंडीशंस है कि उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन भी डिस्टर्बेंस होना शुरू होता है कि पीरियड्स आते ही नहीं है। क्यों? जब फॉलिकल स्ट्रक्चर नहीं होंगे, एग्स की फॉर्मेशंस नहीं होगी, यूट्रस तक नहीं आएगा तो वो पीरियड्स का फॉर्मेशंस नहीं आता। तो जनरली जो मैंने आपको बताया था कि एलएच सर्ज होने के बाद 14 डेज पे अपना एग्स रप्चर्ड हो जाता है। एग रप्चर्ड होने के बाद वापस अगला नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि 5 डेज की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। और इस कंडीशंस पे क्या होता है कि जब ये पेशेंट्स के सारे सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं या एनओवुलेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें कुछ चेंजेस सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वॉइस चेंजेस, हिरोजिटिज्म जिसको बोलते हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी होनी शुरू हो जाती है। नंबर 2 हेयर फॉल, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। नंबर 3 एक्ने वल्गैरिस, स्किन पे काफ़ी तरह के पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और ओबेसिटी, मोटापा भी आना शुरू हो जाता है। और यहाँ तक कि उस कंडीशंस में पेशेंट को स्वेटिंग भी बहुत होनी शुरू हो जाती है और कुछ बॉडी के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस फीमेल में मस्कुलर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो मेल जैसा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसमें जो जीएनआरएच है, जीएनआरएच जब हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी बढ़ाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली मेल्स में पाया जाता है, फीमेल्स में बहुत कम क्वांटिटी में। बट पीसीओडी की कंडीशंस पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी हाईएस्ट स्टेज में पहुंचना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशंस में फीमेल्स में फेस पे बाल आने शुरू हो जाते हैं और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनके चिन एरिया में या ये चीक्स एरिया में काफी सारे हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, कि जो कि टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। और उस टाइम पे कंडीशंस में क्या होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि इंसुलिन का लेवल भी बढ़ना शुरू होता है, जिसे हम हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं। और उस कंडीशंस में पेशेंट का शुगर लेवल भी बढ़ सकता है, थायराइड भी बढ़ सकता है, लिपिड प्रोफाइल में चेंजेस आ सकते हैं। तो ओवरऑल बॉडी में काफ़ी सारा बदलाव आना शुरू हो जाता है, जो कि आपको डायग्नोज करने में भी काफ़ी इजी हो जाएगा। तो अभी ये हमारी कंडीशंस थी कि अगर हमारे पास पीसीओडी का पेशेंट्स आते हैं तो हमें उसे डायग्नोज कैसे करना है। तो हमें अभी पहले पता कि पीसीओडी के सिम्टम्स क्या थे, कॉजेज क्या थे, कि कौन से हार्मोन्स के बढ़ने के कारण या कौन से हार्मोन्स के कम होने के कारण हमारी बॉडी में पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है। तो पीसीओडी में बेसिकली डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले हमें पेशेंट्स के क्लिनिकल फीचर्स देखने पड़ेंगे। क्लिनिकल फीचर्स इन द सेंस कि अगर हमारे पास पेशेंट्स आ रहा है, उसका मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री कैसी है, उसकी अनओवुलेशन कैसी है, उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, और भी कई ऐसे केसेस है जो कि हम क्लिनिकल में उसको फीचर्स कर सकते हैं। और प्लस इस चीज़ में हमें अल्ट्रासोनोग्राफी से भी हम उसका कंफर्म कर सकते हैं कि इज इट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और नॉट। उसमें क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को हम पैल्पेट नहीं कर सकते एब्डोमेन के ऊपर, इसको हमें सोनोग्राफी से ही क्लियर होता है। और सोनोग्राफी भी 2 टाइप्स की होती है, फॉर एब्डोमेन से सोनोग्राफी होती है और एक वेजाइनली सोनोग्राफी होती है। तो पीसीओडी के कंडीशंस पे टीवीएस ही हमें ऐसा करवाना चाहिए, जो कि सोनोग्राफी प्रोब के द्वारा हम फॉलिकल्स बॉडी में चेक कर सकते हैं कि उसमें फॉलिकल्स किस स्टेज तक बढ़े हुए हैं। और इसके बाद हार्मोनल प्रोफाइल भी हमें पेशेंट की करवानी चाहिए, जिसमें हमें उसका एफएसएच का लेवल, एलएच का लेवल, टेस्टोस्टेरोन का लेवल, इंसुलिन का लेवल और प्रोलैक्टिन का लेवल, ये सारे हार्मोन्स भी बॉडी के हमें प्रोफाइल भी चेक करवानी चाहिए कि क्या वो बढ़े हुए हैं या कम हो रखे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद हमें ये सारा चेक करने के बाद हमें ये रूल आउट करना है कि पेशेंट्स को हमें किस तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए सबसे पहले हमारा डाइटरी, लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें इंप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर पेशेंट ओवरवेट है तो उसका अपना मोटापा कम करना चाहिए, उसको डाइट में कुछ ऐसे इंटेक चीज़ें लेनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए,
सैलेड्स वगैरह हो गए, या डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत कम कर देने चाहिए, वाटर की इंटेक बढ़ा देनी चाहिए, सैलेड्स वगैरह ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, और स्पाइसी फूड्स बहुत कम लेना चाहिए जिससे कि उसका मोटापा थोड़ा सा कंट्रोल हो सके। और इसके अलावा हमें कुछ एक्सरसाइजेज, योगा आसन्स ये भी करने चाहिए जो कि हमारी बॉडी के यूट्रस यानी कि ऑर्गन को काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट करे और उसको काफ़ी अच्छा हेल्दी भी कर सके। और इसके अलावा हमारे पास कुछ हर्बल रेमेडीज भी आती है, यानी कि टर्मरिक यानी कि इसको हम करक्यूमिन के नाम से भी जानते हैं। और करक्यूमिन का काम क्या रहता है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी, और हमारी बॉडी में जो इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है वो उस चीज़ को रेगुलेट करती है और हमारी बॉडी में ये सब सिस्टम को बैलेंस भी करती है। अगर आयुर्वेदा पर्सपेक्टिवली बात करें तो हमारी बॉडी में दोषास इम्बैलेंस्ड हुए, तो दोषास इम्बैलेंस्ड होने की वजह से ही हमारी बॉडी के हार्मोन्स लेवल पे भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। और इस कंडीशंस पे वात और कफ दोष ही एक ऐसा दोष है जो वो प्रबल हो जाता है, तो हमारी बॉडी में सारे दोष इम्बैलेंस्ड होने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा आयुर्वेदिक में कुछ काफ़ी तरह की हर्ब्स भी आती है जो कि हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करती है, उसके इम्यून सिस्टम को हेल्दी करती है और फर्टिलिटी करती है, यानी कि उसको सही कंडीशंस पे लेकर आती है और उसके हार्मोन सिस्टम को बैलेंस करती है। अगर आप ढूंढ रहे हो कि पीसीओडी का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना चाहिए और पीसीओडी को हमें परमानेंटली कैसे क्योर करना है, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट नहीं बताना चाहूँगी। वो इसलिए नहीं बताऊँगी कि देखो सबकी बॉडी का सिस्टम अलग अलग होता है और किस में हमें क्या ट्रीटमेंट देना वो हमें अपना पेशेंट को डायग्नोज करने के बाद ही क्लियर होता है। तो एक बार डॉक्टर के साथ कंसल्टेशंस करना वो जरूरी रहता है कि एक बार कंसल्ट करके उसके बाद हम आपको क्लियर कर पाएंगे कि आपका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। तो पीसीओडी जैसी कंडीशंस को हमें और डिले नहीं करना चाहिए। पीसीओडी के कारण ही हमें अनओवुलेशन के कारण ही इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा मेजर कॉज है पीसीओडी। अगर आप भी पीसीओडी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे संपर्क करें और अपनी मुश्किल का समाधान पाएं। थैंक यू।